Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss our next lecture that is about Staphylococcus aureus. And Staphylococcus aureus was first observed in 1880 by Alexander Oxton that a number of human biogenic or pus forming disease are associated with a cluster forming microorganisms. He introduced the name Staphylococcus, that is Greek in origin and now used as genus name for of collectively anaerobe catalase positive gram positive cocci. Staphylococci are resistant to dry conditions and high salt concentrations and are well suited to their ecological niche, which is in the skin, but can survive for long periods in the environment. They may be they may also be found as a part of normal of other sites such as upper respiratory tract and are commonly present on animals. Major pathogen within genus Staphylococcus is Staphylococcus aureus, which causes a wide range of major and minor infections in animals and humans, and it is characterized by its ability to clot blood plasma by the action of an enzyme which is known as coagulase. There are at least 30 other species of Staphylococci, all of which lack this enzyme. So we can say that जो हमारे पास स्टेफ्लोकोकस आरियस है इसको सबसे पहले ऑक्सटन ने डिस्कवर किया था पास फॉर्मिंग जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी उसकी वजह से इनको इसने उनको स्टेफ्लोकोकाई कहा था। और ये जो स्टेफ्लोकोकस जो है फिर इसका जो नेम दिया गया वो स्टेफ्लोकोकस आरियस दिया गया। और ये जो हमारे पास स्टेफ्लोकोकाई जीनस है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और स्टेफ्लोकोकस की डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और उनके पास डिफरेंट वायरुलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको वो यूज़ करके होस्ट के अंदर डिज़ीज़ काज करती हैं। नॉर्मली ये जो जीनस है ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी बॉडी है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एज ए कमेंसल प्रेजेंट होगा, यानी नॉर्मली हमारी बॉडी को ये डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा या हमारा कोई सर्जिकल साइट होगी तो फिर ये इनकी ये एबिलिटी है कि ये बॉडी के अंदर जा सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस क्या कर सकते हैं वो काज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो हमें डिस्कस करना है स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, इस ग्रुप के अंदर इसके पास एक ख़ास एबिलिटी है वायरुलेंस के लिए और इसके पास एक इंजाइम है जिसको हम कोगलेज कहते हैं। और ये जो इंजाइम कोगलेज है ये ब्लड को क्लाट करता है। नॉर्मली जो इसकी अदर स्पीशीज़ हैं उनके अंदर वो कोगलेज नेगेटिव हैं, यानी उनके अंदर कोगलेज इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास स्टेफ्लोकोकस आरियस है उसके पास ये कोगलेज इंजाइम प्रेजेंट है और ये जो डिफरेंट होस्ट के अंदर ये जब जाता है तो उसके अंदर जो ब्लड होता है उसको ये कोगलेज इंजाइम क्लॉट करता है। And these coagulase negative staphylococci are skin commensals that can cause opportunistic infections, especially associated with foreign bodies, usually due to Staphylococcus epidermidis, and urinary tract infection that is caused by Staphylococcus saprophyticus. The presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in many hospitals and increasingly in the community has become a major public health issue, with concern expressed by patients and number of public about the clinical implications. तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास स्टेफ्लोकोकस जीनस है इसके अंदर आलमोस्ट 30 स्पीशीज़ हैं और जो हमारे पास इसके अदर कोगलेज नेगेटिव स्टेफ्लोकोकाई हैं वो भी हमारी स्किन के ऊपर एज ए कमेंसल प्रेजेंट होते हैं और दे आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। इट्स मीन कि नॉर्मली वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज नहीं करते, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा या जब अब आपकी स्किन जो है इसी वजह से रप्चर होगी तो फिर इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आपकी बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या करते हैं वो कॉज करते हैं।
और इनमें से कुछ हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करते हैं। और इनकी एक स्पीशी जो मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो बेसिकली वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। और उसकी जो नंबर है वो हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर और जो हमारी कम्युनिटी के अंदर उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न ये है कि ये जो मेथासिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट हो चुका है। And when we talk about culture characteristics of Staphylococcus aureus, when we grow them on nutrient agar, then the colonies of Staphylococcus aureus are large, circular, they are convex, smooth, shiny, opaque, and they are easily emulsifiable. And most strands produce golden yellow pigment. And when we grow them on Kenki agar, the colonies of Staphylococcus aureus are small and pink in color, and this ability is due to lactose fermentation. And when we grow them on blood agar, most strands produce beta hemolytic colonies, especially incubated under 20 to 25% carbon dioxide. And when we grow them on liquid medium, they form uniform turbidity in the liquid medium. And when we talk about general characteristics of Staphylococcus aureus, then Staphylococcus aureus is gram-positive coccus that is about 1 micrometer in diameter. They are usually arranged in grape-like clusters, and these organisms are non-spore forming, they are non-motile, and they are usually non-capsulated. And when they grow on other types of agar for about 24 hours at 37 degrees centigrade temperature, individual colonies of Staphylococcus aureus are circular. They are 2 to 3 millimeter in diameter with a smooth shiny surface. Colonies appear opaque and often pigmented. That I already told you that they produce golden yellow. That's why the name aureus is given to Staphylococcus aureus due to their production of golden yellow pigment when they grow on agar media. And when we talk about distinctive diagnostic features of Staphylococcus aureus, then they produced an extracellular enzyme which is known as cocklase, and that enzyme converts plasma fibrogen into fibrin aided by an activator present in plasma. And second characteristics of Staphylococcus aureus is that they produce a thermostable nuclease that can break DNA. And the third characteristic of Staphylococcus aureus is the production of a surface associated protein which is known as clumping factor or bound cocklase that reacts with fibrogen. And when we talk about pathogenesis of Staphylococcus aureus, normally they are present in nose of 30% of healthy people and may be found on the skin. It causes infection most commonly at the site of lower host resistance, that is damaged skin, that is a surgical site, or mucous membrane. In case of mucous membrane, and then they cause ventilated associated pneumonia. तो जब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, नॉर्मली ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली ये जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये एज ए कमेंसल प्रेजेंट होगा और होस्ट को डैमेज नहीं करेगा। और जब जब इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे आपका कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, साइट इन्फेक्शन हो गया आपको, या आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो गई है, या जब कोई इंडिविजुअल वेंटिलेटर के ऊपर जाएगा, तो फिर उस केस के अंदर ये इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करके वो बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके डिफरेंट ये इन्फेक्शंस को क्या करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं। And they have different mechanisms to damage the
immune system of the host or to damage the different parts of the host. For example, they have different enzyme, as I already told you that they have coagulase enzyme that is involved in blood clotting, and they have another enzyme which is known as hyaluronidase enzyme that can breaks down hyaluronic acid and enable the bacteria to spread between cells. And they also have a third enzyme which is known as staphylokinase that dissolves fibrin threads in blood clots, allowing Staphylococcus aureus to free itself from clot. So we can see that they have different mechanisms to invade into different parts of the host. For example, they have different types of enzyme that can help them to establish infection in the host. And they also have protein A coats that interferes with the humoral immune response by binding to class C antibodies, and this protein A coats also inhibit the complement cascade, and the other protein that they have is called clumping factor that converts the soluble blood protein fibrinogen in insoluble fibrin molecules that form blood clots, and fibrin clots hide the bacteria from phagocytic cells. तो हम कह सकते हैं कि इनके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं। इसके अलावा जो उनको होस्ट के अंदर जो डिजीज़ है उसको इस्टेब्लिश करने में उनको हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन्स इनको अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल जो इनके पास प्रोटीन ए है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस को ब्लॉक करती है। के साथ साथ जो इनके पास क्लम्पिंग फैक्टर है वो जो है जो जो इनको कन्वर्ट करता है ब्लड soluble protein fibrinogen in insoluble fibrin molecule that form blood clots। और इनके साथ साथ जो फाइब्रिन क्लाट्स होते हैं हाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटिक सेल्स, यानी जो फाइब्रिन क्लाट्स के बनाते हैं उसकी वजह से जो फैगोसाइटिक सेल्स जो होस्ट के होते हैं वो इनको पकड़ नहीं सकते। And beside this, they also have other virulence factors, and recent years have seen a great understanding of the pathogenic interaction between host and Staphylococcus aureus. Most strands possess a large number of cells associated and extracellular factors, some of which contribute the ability of the organism to overcome the body defenses and to invade, survive in, and colonize the tissues. Although the role of each factor is not fully understood individually, it is likely that they are responsible for the establishment of infection, enabling the organism to bind to connective tissue, opposing destruction by bactericidal activities of humoral factors such as complement, and overcoming uptake and intracellular killing by phagocytes। सो हम कह सकते हैं कि इनके पास डिफरेंट वायरुलेंस फैक्टर्स हैं, और जो डिफरेंट वायरुलेंस फैक्टर्स हैं वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंट्रा सेलुलर हैं। और ये जो इनके वायरुलेंस फैक्टर्स हैं ये कैसे काम करते हैं इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं कर सके, लेकिन ये जितने भी इनके वीरुलेंस फैक्टर्स हैं वो इनको जो इन्फेक्शन है उसको स्टैब्लिश करने में, और जो डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ बाइंड करते हैं उनके साथ बाइंड करवाने में, और जो हमारा होस्ट का ह्यूमरल फैक्टर्स होते हैं जैसे कंप्लीमेंट सिस्टम है तो उससे जो वैसे नॉर्मली जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है उसकी डिस्ट्रक्शन से ये वायरुलेंस फैक्टर्स इनको बचाते हैं। इसके साथ साथ जो इनके पास ये वायरुलेंस फैक्टर्स हैं ये इनको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से भी क्या करते हैं वो बचाते हैं, क्योंकि कोई भी जो पैथोजन है वो उसी वक्त डिज़ीज़ इस्टेब्लिश कर सकता है जब वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को चीट करेगा, होस्ट के इम्यून सिस्टम को होस्ट के इम्यून सिस्टम से वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो तब वो अपनी जो इन्फेक्शन है ये जो डिज़ीज़ है उसको इस्टेब्लिश कर सकता है।
or different pathogens have evolved different mechanism of virulence factors. But in case of Staphylococcus aureus, they develop different type of enzymes, they have different type of proteins, and they have different types of other factors that are involved in establishment of infection in the host. Neutrophils are critical in the innate immune response and the primary cellular defense against Staphylococcus aureus. A multi-step process results in the mobilization of neutrophils from peripheral blood and or the bone marrow in response to a variety of factors. And the staphylococcal capsule can stimulate CD4 plus T lymphocytes, resulting in a production of chemokines that facilitate neutrophil mobilization, and lipoprotein acid in the cell wall interacts with toll-like receptors which participate in this process. Subsequently, neutrophils use a variety of mechanisms to kill the ingested bacteria, that is through superoxide and degranulation. And when we talk about different virulence factors, then the Staphylococcus aureus produce different type of toxin. The first toxin that Staphylococcus aureus produce is called enterotoxins, and enterotoxins types A, E, G, H, I, and J are commonly produced by 65% strains of Staphylococcus aureus, and sometimes singly and sometimes in combination. And these toxic proteins withstand exposure to 100 degrees centigrade temperature for several minutes. When ingested as a preformed toxins in contaminated food, microgram amounts of toxin can within a few hours induce symptoms of staphylococcal food poisoning, nausea, vomiting, and diarrhea. However, enterotoxins, which are super antigens, probably also play important role in other serious staphylococcal infection, that is bloodstream infection, especially when accompanied by septic shock. तो जो जो इनके डिफरेंट इनके वेरुलेंस फैक्टर्स हैं, उनमें से एक इनका इंटेरोटॉक्सिन प्रोटेक्शन है। इन स्टेप्टोकोकस के 65% जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो ए, ई, जी, एच, आई और जे जो इनके इंटेरोटॉक्सिन्स हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं, और सम टाइम ये स्ट्रैंड सिंगल टॉक्सिन की प्रोडक्शन करते हैं, और सम टाइम ये कम्बिनेशन के अंदर ये डिफरेंट जो इंटेरोटॉक्सिन्स हैं इनको ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो इंटेरोटॉक्सिन प्रोटीन्स होती हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, दैट दे कैन विथस्टैंड almost 100 degree centigrade temperature for several minutes. And when these enterotoxins are ingested as pre-formed toxin that is present in contaminated food, the microgram amount of this toxin can within few hours induce the symptoms of staphylococcus food poisoning. यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल जब फूड के अंदर ये स्टेफ्लोकोकस ऑरियस का प्री टॉक्सिन लेगा तो कुछ ही आवर्स के अंदर स्टेफ्लोकोकल फूड पॉइजनिंग काज करेगा, जिसके अंदर नाजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और इंडिविजुअल को डायरिया होगा। और जो इनके एंटेरोटॉक्सिन विच आर सुपर एंटीजेंस, वो इनकी जो सीरियस स्टेफ्लोकोकस इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी इस्टेब्लिश करवाने में ये जो enterotoxins in the form of super antigen play important role for the establishment of serious staphylococcal infections in the host. And next is toxic shock syndrome toxin, and this was discovered in the early 1980 as a result of epidemiological and microbiological investigation in the USA of toxic shock syndrome, a multi-system disease caused by staphylococcus or enterotoxin or both. A link was established with the use of highly absorbent tampons in menstruating women. Although non-menstrual cases are now as common, the absence of circulating antibodies to toxic shock syndrome toxin is a factor in the pathogenesis of this syndrome. And toxic shock syndrome and enterotoxins are now recognized as super antigens. And super antigens क्या होती हैं? super antigens ऐसे parts हैं जो बहुत ज़्यादा acute
इम्यून रिस्पांस जनरेट करवाती हैं, और ऐसे एंटीजन जो बहुत ज़्यादा एक्यूट इम्यून रिस्पांस होस्ट का जनरेट करवाती हैं, हम ऐसे एंटीजन्स को सुपर एंटीजन्स कहते हैं। And that is they are potent activators of T lymphocytes that results in the liberation of cytokines such as tumor necrosis factor, and they bind with high affinity to non mononuclear cells. These characteristics partly explain the florid and multi-system nature of clinical conditions associated with these toxins. So we can say that कि ये जो इसके different type of toxins हैं, उनका मल्टी सिस्टम इफेक्ट होगा, और वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये जो टॉक्सिन डैमेज करेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ टॉक्सिन इज कॉल्ड एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, and two kinds of epidermolytic toxin, that is type A and type B, are commonly produced by strands that cause blistering diseases. And blistering diseases are those diseases in which different type of blisters are found in the body of the host. Mostly these blister diseases are present on the skin of particular host, and these toxins induce intraepidermal blisters at the granular cell layer. Such blisters range in severity from trivial to the distant blisters of pemphigus neonatorum. The most traumatic manifestation of epidermolytic toxin is the scalded skin syndrome, in which it occurs in small children, where toxins spread systematically in individuals who lack neutralizing antitoxin. Extensive area of the skins are affected, which after the development of painful rash, slow off the skin that resembles scalding skin. That is known. That's why they are known as that scalding skin syndrome. So we can say that कि जो इनका एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन है उसकी टू टाइप्स होती हैं, एक टाइप ए है, टाइप बी है। नॉर्मली ये जो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन है ये स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो आप कह सकते हैं फोड़े आपकी स्किन के ऊपर बनेंगे, और जो ये टॉक्सिन है ये आपकी अगर डीपर लेयर्स के अंदर जाएगा, जितने ज़्यादा लेयर्स के अंदर जाएगा उतना वो आपकी जो स्किन होगी उसको डैमेज करेगा। और नॉर्मली ये जो ब्लिस्टर्स हैं, ये जो छाले हैं, ये अगर आपकी स्किन के बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर होंगे तो ये पेम्पीफिगस नियोनिटोरम कहेंगे। और इसकी जो मोस्ट ट्रोमैटिक मैनिफेस्टेशन एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन की है वो स्केल्डन स्किन सिंड्रोम काज करता है जो हमारे स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, क्योंकि जब ये टॉक्सिन सिस्टमेटिकली बच्चों के स्किन के अंदर जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा एरिया को डैमेज करता है, और वो उन इंडिविजुअल के अंदर होगा ज़्यादा जिनके पास न्यूट्रलाइजिंग एंटी टॉक्सिन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी स्किन के ऊपर अपीयर हो रहा है तो अगर आप न्यूट्रलाइजिंग एंटी टॉक्सिन लेंगे तो फिर आपकी स्किन फर्दर डैमेज होने से बच जाएगी। और जब आप एंटी टॉक्सिन न्यूट्रलाइजिंग एंटी टॉक्सिन नहीं लेंगे तो उसकी वजह से फिर ये जो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होगा ये स्किन की बहुत ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से जो स्किन होगी वो उसके अंदर पेनफुल रैश होगी, और आहिस्ता आहिस्ता स्किन क्या होगी वो स्लो ऑफ होगी, और ऐसी जो स्किन होगी एज टाइम जो जली हुई स्किन है उसकी तरह नज़र आएगी, इसीलिए हम उसको स्केल्डन स्किन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो इसके डिफरेंट आप कह सकते हैं कि वेरियस फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होस्ट के अंदर डैमेज काज करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसके इम्यून जो होस्ट का इम्यून रिस्पांस है, इम्यून सिस्टम है, उससे उसको बचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं सपोज जो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ इसके पास एंजाइम्स हैं, वो बेसिकली उसको डिजीज़ एस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करते हैं, होस्ट के इम्यून रिस्पांस से बचने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ वीरस फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और ये जो इसके टॉक्सिन्स हैं ये इसके एक तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, एक इसका एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन है, और एक इसका इंटेरोटॉक्सिन्स है, और ये तीनों टॉक्सिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट इज द infections caused by Staphylococcus aureus, and we can say that there are two types of infections which are caused by Staphylococcus aureus.
First one is called pyogenic infection and second one is called toxin mediated infections. And what is pyogenic infections? Pyogenic infections ऐसे infections हैं जिनके अंदर मोस्टली पस फॉर्मेशन होगी बॉडी के अंदर, और वो वाले इन्फेक्शन जिसके अंदर पस फॉर्मेशन नॉर्मली बॉडी के अंदर फॉर्म होती है, ऐसे इन्फेक्शंस को हम पायोजेनिक इन्फेक्शंस कहेंगे। और ये जो दूसरे इन्फेक्शन हैं वो टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शंस हैं, और वो इन्फेक्शन ऐसे हैं जो टॉक्सिन की वजह से वो जनरेट करेगा, और जो टॉक्सिन की वजह से वो इन्फेक्शन होंगे, एक तो स्केल्डन स्किन सिंड्रोम होगा, एम्पिफिकस न्यूनिस्टोरम होगा, थर्ड वन जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वो काज करेगा, और जो फोर्थ है वो फूड पॉइजनिंग। ये तो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो टॉक्सिन है उसकी वजह से जो इसके क्या होंगे, इन्फेक्शंस होंगे। और अभी हम डिस्कस करेंगे पायोजेनिक इन्फेक्शंस। और मैंने आपको बताया कि पायोजेनिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो मोस्टली पस फॉर्मेशन करते हैं। और फर्स्टली ये दे फाउंड बॉयल्स, and boil is a basically red swollen painful bump that under the skin. It often looks like an overgrown pimple. Boils are caused by infected hair follicles. Bacteria from the infection form an abscess or pocket of pus, and boil can become large and cause severe pain. सो हम कह सकते हैं कि ये जो बाइल हैं ये बेसिकली स्किन के अंदर रेड स्वॉलन पेनफुल जो है ब्लिसर्स हैं, और ये मोस्टली जो है ये इनका जो कलर होगा वो ये पिंपल कलर के होंगे। और ये बेसिकली जो जो बॉयल्स हैं ये जो हेयर्स हैं उनके हेयर फॉलिकल को डैमेज करते हैं, और जब उनके हेयर फॉलिकल्स डैमेज होंगे तो फिर वो उनके अंदर डिफरेंट पस्ट पॉकेट्स बनेंगी, और वो जो बाइल है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बाइल क्या होगा, वो साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होगा। तो जब जो बाइल है इसको फ्रंकल बी कहते हैं, और जो बाइल है वो नंबर के अंदर एक होगा। और जब एक से ज़्यादा बॉयज़ एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होंगे तो हम उसको कार्बंकल कहेंगे। और कार्बंकल सिंपली क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ बाइल होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बंकल कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी जब भी किसी भी इंडिविजुअल को कोई वाउंड होगा तो फिर उस वाउंड एरिया के अंदर ये स्टेफिलोकोकस आरियस पेनिट्रेट करेंगे, और जब उस एरिया के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो फिर वहाँ पे वो पास फॉर्मेशन करवाएंगे, उस एरिया को स्वालन करवाएंगे, और उस एरिया को बेसिकली डैमेज करवाएंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ पायोजेनिक इन्फेक्शन दैट इज caused by Staphylococcus aureus is called impetigo, and impetigo is a very contagious skin infection that causes sores and blisters. These blisters affect the nose and mouth of small children, and if they are not controlled they spread to other body parts of the children. यानी जो एमपीटी को है ये भी बेसिकली स्किन इन्फेक्शन है जो स्टेफिलोकोकस आरिस काज करता है, और मोस्टली नोज़ और जो स्किन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जो है इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं, और ये हाईली कंटीजियस इन्फेक्शन है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को फ़ौरन लग जाता है। और मोस्टली जो इसका इम्पेक्ट है वो जो चिल्ड्रन हैं या ग्रोइंग जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप करता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, यानी अगर ये आपके रप्चर स्किन होगी तो ये फिर आपके ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाके क्या करेगा, ये जो है पायोजेनिक इन्फेक्शन काज करेगा। And next is osteomyelitis. Osteomyelitis is the inflammation of bone marrow or bone. When they reach to bone or bone marrow or different areas, then they inflate that particular bone or bone marrow, and they develop a condition which is known as osteomyelitis. And another pyogenic infection of Staphylococcus aureus is called endocarditis. Endocarditis is basically inflammation of endocardium. Endocardium is basically
layer of herd, and when it is inflated by uh, due to presence of Staphylococcus aureus, then it is called endocarditis, and it also cause pneumonia in patients that are present on ventilator, and in which they have an issue of नमोनिया, यानी जो नमोनिया होगा ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जो वेंटिलेटर के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी ये पायोजेनिक इन्फेक्शन डेवलप होगा. Mastitis is basically inflammation of mammary gland, and they also cause inflammation of mammary gland, and it is also type of a pyogenic infection. So we can say that there are two types of basically infections that are established by Staphylococcus aureus when it can entry into the body. And first type of infection is called pyogenic infection, which include boils, and which occurs at surgical site, which causes impetigo when it reaches to blood, and it causes bloodstream infections, it causes osteomyelitis, endocarditis, pneumonia, ventilated oscillated, that is ventilated oscillated, and mastitis. And all these infections are pyogenic infections. And one of the major characteristics of pyogenic infection is that in pyogenic infection there is a formation of pus in an infected area. And the second type of infection that is caused by Staphylococcus aureus is called toxin mediated infection. And toxin mediated infections included skeletal skin syndrome, pemphigus neonatorum, toxic shock syndrome, and food poisoning. And when we talk about epidemiology of Staphylococcus aureus, then the sources and acquisition of infection can be different. For example, in case of infected lesions, large number of staphylococci are disseminated in pus and dried excrete discharged from large infected wounds, burns, and secondary infected skin lesions, and sputum coughed from the lung of patient with pneumonia. And direct contact is most important mode of spread, but airborne dissemination may also occur. Cross infection is an important method of spread of staphylococcal disease, particularly in hospitals and schools. Hand hygiene is essential in preventing spread. Food handlers may similarly introduce enterotoxin produced food poisoning strands into the food. So we can say that there are different sources and different methods that a person can acquire infection of Staphylococcus aureus. And first infected lesions, और जो infected lesions हैं वो अगर जो पस फॉर्म होगी किसी इंडिविजुअल के अंदर तो उसके अंदर इसके जो सेल्स हैं वो मौजूद होंगे. इसी तरह जो वाउंड्स हैं वहाँ उस इंडिविजुअल के अंदर भी ये मौजूद होंगे. जो बर्न होगा कोई इंडिविजुअल या जो स्किन के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शंस होंगे उनके अंदर भी स्टाफिलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होगा. स्पोटम के अंदर भी मौजूद होगा. जो किसी भी इंडिविजुअल को जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से नमोनिया हुआ तो उसके अंदर भी ये मौजूद होगा. और डायरेक्ट कंटैक्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ स्प्रेड है, लेकिन जो एयर बॉर्न डिसमिनेशन है वो भी हो सकती है. इसके साथ साथ क्रॉस इन्फेक्शन भी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है. और जो फूड हैंडलर होते हैं उनके अंदर वो फूड पॉइजनिंग जो है वो डिफरेंट स्टैंड की वजह से फूड के अंदर होगी तो वो भी आगे उसकी स्प्रेड की रीज़न होगी. And in case of healthy carriers, Staphylococcus aureus grows harmlessly on the moist skin of the nostrils in about 30% of healthy persons, and the perineum is also commonly colonized. Organisms are spread from these sites into the environment by the hands, clothing, and dust consisting of skin squams and cloth fibers. Some carriers called shedders disseminate exceptionally large number of staphylococci, and during the first day or two of life, most babies become colonized in the nose and skin by staphylococci, and transmission from babies to nursing mothers who then develop mastitis is well described. तो ये जो हमने डिस्कस किया है कि जो हेल्दी कैरियर्स होते हैं उनके अंदर भी ये जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है वो 30% हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर ये मौजूद होगा. और उनके अंदर जब मौजूद होगा तो वो वहाँ पे वो उनको कमंसल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, उनको डैमेज नहीं होगा. लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बेसिकली इनको स्प्रेड कर रहा होगा अपने हाथों से, कपड़ों से, जो और स्किन से, डिफरेंट क्लॉथ्स के ऊपर, डिफरेंट इन्वायरमेंट के सोर्सेज के ऊपर.
और जो सम कैरियर्स होते हैं हम उनको शेडर्स कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर स्टेफिलोकोकाई को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास 2 डे की बेबी होगी वो भी बेसिकली उनके अंदर भी ये एज ए कमंसल क्लोनाइज होगा। और जो इसकी ट्रांसमिशन होती है बेबी से मदर वो भी होती है, उसकी वजह से जो मदर होगी उसके अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। And the third form of transmission of Staphylococcus aureus is different type of animals. Animals may disseminate Staphylococcus aureus and so cause human infection, that is milk from a dairy cow with mastitis causing staphylococci food poisoning. It's mean कि जो different type of animals हैं उनके अंदर भी Staphylococcus aureus present होगा, और अगर किसी मिल्क के को mastitis होगा तो उसके मिल्क की वजह से वो जो फूड पॉइजनिंग है वो ह्यूमन के अंदर भी आ जाएगी। Or another important source of Staphylococcus aureus is environment. Although not spore-forming, Staphylococci may remain alive in dormant state for several months when dried in pus, bottom, bedclothes, or dust, or in inanimate substances such as floors. Environmental reservoirs are therefore increasingly recognized as important in hospitals in country contributing to endemic methicillin-resistant staphylococcus. And the acquisition of Staphylococcus aureus infection may be exogenous from an external source such as environment, and more theoretically preventable and endogenous from a carriage site or minor lesion elsewhere in the patient's own body. It is important to remember that the body substances of human beings and animals are man reservoir. When we talk about sensitivity of Staphylococcus aureus, then Staphylococcus or Staphylococci are fairly readable killed by heat, that is more heat at 65 degrees centigrade for 30 minutes, or by exposure to light, or by common disinfectant. Hence emphasizes on regular and effective environmental decontamination is important in controlling methicillin resistant Staphylococcus aureus. And the acquisition of Staphylococcus aureus infection may be exogenous from an external source such as environment, and more theoretically preventable endogenous from a carrier site or minor lesion elsewhere in the patient's own body. It is important to remember that body surfaces of human beings and animals are the main reservoir. यानी जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, आज दो ये मंसल है, लेकिन जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन काज करेगा। तो ये ज़रूरी है कि इसको फिर क्या किया जा सके, किल किया जाए, ताकि ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाए तो कोई डिजीज़ इस्टेब्लिश ना कर सके। तो मोस्टली जो मॉइस्ट हीस्ट होती है उसके अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कोकाई जो होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं। और नॉर्मली अगर आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर इनको 30 मिनट के लिए रखेंगे तो ये किल हो जाते हैं। और अगर आप इनको लाइट के सामने भी एक्सपोज करेंगे तब भी ये सेंसिटिव हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंटल डिकंटिमिनेशन करें by through high temperature or by exposure to light or by use of different common disinfectant. That's why we can control methicillin resistant Staphylococcus aureus. और ये जो Staphylococcus aureus है, ये जो इन्फेक्शन है इसका या तो एक्सोजेनस होगा या एंडोजेनस। एक्सोजेनस वो है जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इन्वायरमेंट से आएगा, तो ऐसे सोर्स को हम एक्सोजेनस सोर्स कहेंगे। और जब किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगा और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की वजह से जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो हम उसको एंडोजेनस वो कहेंगे। और अगर आपका एक्सोजेनस के केस में है तो फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स जो है यूज़ करके उसको किल कर सकते हैं। लेकिन जब एंडोजेनस की फॉर्म के अंदर है तो फिर थोड़ा इसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। इट्स दैट्स वाई कि जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो उसके मेन रिजर्वायर हैं। तो मोस्टली जब वो चले जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को क्या करेंगे, वो इस्टेब्लिश करेंगे। Next is methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus produces a penicillin-binding protein that is mediated through the MAC gene, which is carried on staphylococcal cassette chromosome MAC SS SCC MAC, of which there are at least 6 different types recognized, and this results in resistance to all beta-lactam antibiotics. There is much debate on whether strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus are intrinsically more virulent than methicillin-susceptible isolate, but it is agreed that
methicillin resistant Staphylococcus aureus causes the same range of infections, resulting excess healthcare cost, prolonged hospital stay, and significant mortality. And methicillin resistant Staphylococcus aureus is endemic in hospitals globally except in Scandinavian countries and in the Netherlands, although declining rates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus have been seen in recent years in the United Kingdom, France, and other European countries. And vulnerable patients, particularly or at risk are those who have undergo major surgery and patients in the intensive care unit. यानी जो मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो जब आप हॉस्पिटल के अंदर प्रोलॉन्ग स्टे करेंगे तो वहाँ से मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस का जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये जो है वो पूरी दुनिया के अंदर प्रेजेंट है। मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो इन्फेक्शंस हैं इनमें से जो ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर कोई मेजर सर्जरी हुई होती है या जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांस हैं। Although 50 to 60% of patients with methicillin resistant staphylococcus aureus are merely colonized, that is, they represented asymptomatic carrier. Serious infection occur as BSI, respiratory tract, and bone or joint infections. These infections are then more difficult to treat than infection caused by methicillin susceptible isolate, and methicillin resistant staphylococcus aureus can spread easily among patients in hospital. तो ये जो मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है ये उन पेशेंट्स के अंदर इसका रिस्क ज़्यादा है जो एक तो हॉस्पिटल के अंदर हैं या जो उनके अंदर कोई मेजर सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, और उनके अंदर भी ये मोस्टली 50 to 60% पेशेंट्स के अंदर जस्ट क्लोनाइज्ड होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, उनके अंदर कोई डिजीज़ इस्टेब्लिश नहीं करते। और लेकिन अगर वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बॉन और जॉइंट इन्फेक्शन काज करेंगे तो फिर इसको ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेथासिलिन ससेप्टिबल आइसोलेट्स और मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस I already told you that it can spread easily among patients and that are present in hospital. And community-acquired methicillin resistance Staphylococcus aureus is increasing, especially in the United States of America, where 50% or more of Staphylococcus aureus infection presenting to the emergency department may be methicillin resistant. These occur often in otherwise healthy individuals with no recent healthcare contact. The production of alpha toxin and secreted proteases are implicated as particular virulence determinants. To control and prevention of methicillin resistant Staphylococcus aureus involves the education of all healthcare professionals and public fast and reliable detection in the laboratory, including perhaps use of molecular methods, active surveillance, even universal surveillance, prompt patient isolation, and cohorting when admitted to hospital. Standard precautions and good professional practice by all healthcare workers, including compliance with hand hygiene conditions, effective hospital hygienic programs, and antibiotic stewardship programs. यानी जो एक तो मैंने आपको बताया कि ये तो एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, दूसरा कम्युनिटी बेस्ड है। और कि जो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो उसके अंदर जो 50% पेशेंट्स होते हैं वो कम्युनिटी से उसको ले रहे हैं, और इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो फिर हमें एक तो इसके लिए जो हमारे पास हेल्थ वर्कर प्रोफेशनल्स हैं और जो पब्लिक है उनकी हमें एक बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, उनकी एजुकेशन करना पड़ेगी, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबल डिटेक्शन मेथड्स जो लेबॉरेटरी के अंदर डेवलप करने चाहिए ताकि हम उनको क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकते हैं। एक्टिव सर्विलेंस यानी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना चाहिए पॉपुलेशन को कि किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको आइसोलेट कर दिया जाए बाकी पेशेंट से, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट से क्या होता है वो ट्रांसमिट होता है। और जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइजीनिक प्रोग्राम्स जो हैं जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये मोस्टली एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा। तो जब आपको हो जाएगा, अगर आपका सिम्प्टोमेटिक है तो फिर इसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं उनके अगेंस्ट ये
बैड रीज़न से ये किल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये उनके अगेंस्ट के ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं. And when we talk about laboratory diagnosis of Staphylococcus aureus, then one or more of the following specimens should be collected to confirm a diagnosis. That first method is pus, and pus from abscesses, wound, burns in much preferred to swab. And second source is sputum from patients with pneumonia, that is post-influenzal or ventilator-associated pneumonia, and bronchoscopic specimens, that is bronchoscopic lavage, are increasingly used in critical ill patients. Feces or vomit from patients with suspected food poisoning are the remains of implicated foods. यानी जो हमारे पास डायग्नोसिस मेथड्स हैं वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम देयर इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन, और हम इनको पस से भी यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो वाउंड हैं, बर्न्स हैं, उससे भी आप उनको स्वैब करके आप उनको आइसोलेट कर सकते हैं. स्पोर्टम अगर पेशेंट का है जिसके अंदर निमोनिया है और उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हुआ है या पोस्ट इन्फ्लुएंजल हुआ है, तो आप उस केस के अंदर या आप ब्रोंकोस्कोपिक स्पेसिमेन भी ले सकते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपिक लेवेज है, ये भी यूज़ किए जाते हैं ताकि स्टेप्टोकोकस ऑरियस को आइसोलेट किया जा सके. इसी तरह जिस पेशेंट के अंदर एंटेरोटॉक्सिन की वजह से फूड पॉइजनिंग का डाउट हो, उसकी जो फीसेस हैं या जो उसकी वॉमिट हैं उनको लेके उसमें से स्टेप्टोकोकस ऑरियस को आइसोलेट किया. And blood from a patient with suspected BSI such as septic shock, osteomyelitis, or endocarditis can be used to isolate mycobacteria to isolate Staphylococcus aureus from blood sample, and midstream urine from patient with suspected cystitis or pyelonephritis. An interior nasal and perineal swab, moistened in saline or sterile water, can be used from suspected carriers. Nasal swabs should be rubbed in a turn over the anterior walls of the both nostrils. And when we talk about treatment of Staphylococcus aureus, then they are susceptible to different type of antibiotics, and Staphylococcus aureus and other staphylococci are inherently susceptible to many antimicrobial agents. About 90% of strains found in hospitals are not resistant to benzyl penicillin due to production of enzyme, that is penicillinase, and beta lactamase that opens the beta lactam ring. यानी जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट ससेप्टिबल हैं. और अगर लेकिन जब हम हॉस्पिटल के अंदर जो इसके डिफरेंट स्ट्रैंड्स है जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस के फॉर्म के अंदर हैं, तो वो उनमें से 90% जो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं वो बेंजाइल पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं. और वो जो रेजिस्टेंस उन्होंने डेवलप की है उसकी रीज़न क्या है कि उनके पास एक बीटा लैक्टिमेज एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करता है. तो बेसिकली बीटा लैक्टम antibiotics are those antibiotics that generally target the cell wall and break the different constituents of cell wall of bacteria, but some bacteria produce like Staphylococcus aureus produce beta lactamase enzyme, and when beta lactamase enzyme is produced then it breaks the beta lactam ring. When beta lactam ring is broken down then it is unable to kill the bacterial cell, and methicillin previously used for laboratory testing and initially when first produced for therapy. Oxycillin, cloxacillin, and flococloxacillin are stable to the enzyme, and cephalosporins and beta lactamase inhibitors are also stable to penicillinase. यानी अगर वो बीटा लैक्टिमेज के अगेंस्ट बीटा लैक्टिमेज अगर उनके पास एंजाइम है तो फिर आप उनको सेकंड ग्रुप यूज़ करें वो स्पेलोस्पोरिन्स के, और फिर वो उसके अगेंस्ट टू सम एक्सटेंट काफ़ी इफेक्टिव. Methicillin resistance Staphylococcus aureus strains are resistant to all beta lactam agents and often to other agents such as aminoglycosides and fluoroquinolones. And glycopeptides are the agents of choice in the treatment of systematic infection with methicillin resistant
Staphylococcus aureus, but these agents are relatively expensive and may be toxic. चूँकि जो मैथास्लिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियस है वो 90% जो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हैं, तो फिर हम इनके लिए अदर एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं जो इनको किल कर सकें। तो एक तो हम इनके लिए ग्लाइकोपेप्टाइड्स यूज़ करते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड इन द फॉर्म ऑफ वैनकोमाइसिन और टिकोप्लानिन को हम यूज़ करते हैं, और वो methicillin resistant staphylococcus aureus को these antibiotics can kill, but problem is that they are relatively expensive and there are some side effects associated with the use of glycopeptides, and isolates of methicillin resistant staphylococcus aureus with reduced susceptibility or full resistance to glycopeptide antibiotics are uncommon but have been detected sporadically. These isolates have either thickened cell walls, reduced susceptibility, or when a gene that is full resistant and can be difficult to detect in a routine diagnostic laboratory. And what is the choice of antibiotic for the therapy? When we talk about the choice of antibiotic for therapy, pending receipt of susceptibility test results, the treatment of severe infections suspected to be caused by Staphylococcus aureus should be started with a flucloxacillin unless methicillin resistant staphylococcus is endemic locally, in which case glycopeptides such as vancomycin is indicated. Erythromycin, clindamycin, or vancomycin is indicated if the patient is allergic to penicillin. इन अगर पेंसिलिन के अगेंस्ट एलर्जिक है तो फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो इन्फेक्शन उनको ठीक करने के लिए एक तो एरिथ्रोमाइसिन दी जाएगी, क्लिंडामाइसिन दी जाएगी या वेंकोमाइसिन दी जाएगी। और fusidic acid and rifamycin are not used alone in the serious infection because mutation to resistance arises readily, and it is usually necessary to remove an infected source such as central intravascular catheter or device that is artificial hip joint or drain in abscess as a part of the treatment. Other agents have emerged in the last decade and provide alternatives for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and can also be used to treat infections caused by isolates with reduced susceptibility to glycopeptides. These include linezolid, which can be administered parenterally and orally, and daptomycin, which is bactericidal and is used to treat methicillin-resistant Staphylococcus aureus. New agents being assessed are glycopeptide derivatives such as telavancin and anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus beta-lactam such as ceftobiprole. Life-threatening toxin-mediated diseases such as toxic shock syndrome requires major medical support such as intravenous fluids to prevent multi-organ failure, often best provided in the intensive care unit. And for controlling environmental reservoirs are therefore increasingly recognized as important in hospitals in contributing to endemic methicillin resistance Staphylococcus aureus, and for the control of methicillin Staphylococcus aureus is important to kill them by heat, that is by most heat at 65 degrees centigrade for 30 minutes, and by exposure to light and by common disinfectants. Hence the emphasis on regular effective environmental decontamination is important in controlling the methicillin resistant Staphylococcus aureus. This is all about for today's lecture.